आज से कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि डिस्कस किया था यूरोपियन यूनियन भारत को डरा रहा था कि हम लोग आपकी कुछ कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे क्योंकि आपकी जो वो कंपनियां हैं वो रशिया की मिलिट्री को हेल्प कर रही हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली उस समय हंगरी ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हंगरी ने उन सैंक्शंस को आने से पहले ही ब्लॉक कर दिया था। ये सारी की सारी डेवलपमेंट आज से कुछ दिन पहले हुई थी, आप देख भी पाएंगे। लाइव मिंट की ये खबर है, 13 फरवरी को सामने आई थी। यूरोपियन यूनियन लुकिंग टू सैंक्शन इंडियन एंड चाइनीज फर्म्स ओवर द रशिया डीलिंग्स। नाउ इवन दो ऐसा लगा था कि ये सैंक्शंस आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें क्या देखने को मिला है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा फाइनली एंड ऑफिशियली उन सैंक्शंस को इंडिया के ऊपर अब इम्पोज कर दिया गया है। आप देख पाएंगे 2-3 दिन पहले की ये खबर है। 23 फरवरी को जब रशिया यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ है उसके एग्जैक्टली 2 साल पूरे हुए और उसी दिन यूरोपियन यूनियन के द्वारा 27 ऐसी फर्म्स के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है जो कि रशिया के साथ जिनकी डीलिंग्स हैं, एंड उन 27 फर्म्स में इंडिया की भी फर्म्स हैं और चाइना की भी कुछ फर्म्स हैं जिनके ऊपर इन सैंक्शंस को इम्पोज कर दिया गया है। यहाँ पर भी हंगरी ने एक बार फिर से कोशिश करी। अगेन देखिए 23 फरवरी को हंगरी ब्लॉक्स द कॉमन ईयू स्टेटमेंट, लेकिन ये ब्लॉक करने के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन ने एक बाईपास तरीका ढूंढा जिसके माध्यम से वो इंडिया के ऊपर इन सैंक्शंस को लगाने में सफल हो पाए हैं। बात करेंगे सबसे पहले तो कि क्या वजह है कि यूरोपियन यूनियन इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है और ये बाईपास तरीका क्या है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या इंडिया को अब यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए की बातचीत को लेकर आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के सिविल लाइंस में भी आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में आपको 2025 एवं 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं ये अवेलेबल करवाए गए हैं। करोल बाग सेंटर में इंग्लिश मीडियम में, मुखर्जी नगर सेंटर में हिंदी मीडियम में और प्रयागराज सेंटर में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स के कोर्सेज़ को अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक छोटा सा लिंक दिया हुआ है जो कि बिटली लिंक है। उस बिटली लिंक पे जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी डाउट भरिए, अपनी क्वेरी भरिए, मेरा ये वाला कोड भरिए और हमारा एक काउंसलर आपको रीच आउट करेगा। आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा और आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा। ऑल राइट, सो ईयू ने अपने लेटेस्ट राउंड ऑफ सैंक्शंस में कई सारी कंट्रीज की कई सारी कंपनीज को टारगेट किया है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ कंपनियां चाइना की हैं, कुछ कंपनियां कजाकिस्तान, सर्बिया, थाईलैंड, श्रीलंका और टर्की की हैं और इसमें कंपनियां इंडिया की भी हमें देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो सैंक्शंस को लगाया गया है, इसमें रीजनिंग जो उन्होंने ऑफ़र करी है वो ये है कि जो ये कंपनियां हैं जो कि रशिया में अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रही हैं, जो सामान यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो बेसिकली डुअल यूज़ वाला सामान है। मतलब कि उस सामान के सिविलियन यूजेस तो हैं ही, लेकिन उस सामान के मिलिट्री यूजेस भी हैं जो कि अल्टीमेटली रशिया की मिलिट्री को हेल्प कर रहे हैं, रशिया की मिलिट्री को एड कर रहे हैं और इसी के चलते हम लोग आपके ऊपर इन सैंक्शंस को इम्पोज कर रहे हैं। सैंक्शंस का मतलब क्या है? सैंक्शंस का मतलब है कि जो भी कंपनियां जिनके ऊपर इन सैंक्शंस को हम इम्पोज कर रहे हैं वो कंपनियां अब यूरोपियन यूनियन के साथ किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर पाएंगी। मतलब कि ईयू ने उन कंपनियों को आइसोलेट कर दिया है। कंपनियां कौन सी हैं उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। ईयू ने बोला है कि वो जल्द ही अपने लेटेस्ट जर्नल में उनके जो नाम हैं उनको भी रिवील कर देगा। ना होता क्या है कि ईयू जब भी कोई सैंक्शंस लेकर आता है तो ईयू के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, 27 नेशंस अगर हैं तो 27 की 27 कंट्रीज़ की मंजूरी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो सैंक्शंस आगे बढ़ते ही नहीं हैं। जब पहली बार 13 फरवरी को इन्होंने इन सैंक्शंस को अनाउंस किया था, उस समय जर्मनी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं थी, बिकॉज जर्मनी का ये कहना है कि हम लोग चाइना के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज जर्मनी बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। बिकॉज जर्मनी की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है फोक्सवैगन,
उसके मैक्सिमम कंपोनेंट्स आज भी चाइना से ही आते हैं। और हंगरी ने तो साफ साफ बोल दिया था कि हम लोग इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। ये भी आप देख पाएंगे 15 फरवरी को हंगरी ने EU के लेटेस्ट सैंक्शंस को साफ साफ ब्लॉक कर दिया था। जब ये सैंक्शंस दोबारा लाए गए 23 फरवरी को, हंगरी ने तब भी इन सैंक्शंस को ब्लॉक किया। लेकिन इस बार यूरोपियन यूनियन हंगरी को भी बाईपास करने का नया तरीका लेकर आ गया है। होता यह है कि यूरोपियन यूनियन में अगर कोई भी कंट्री इस तरह की अड़चन या इस तरह की बाधा डालती है तो यूरोपियन यूनियन के जो 3 मुख्य प्रेसिडेंट्स हैं, एक उनके यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, एक EU कमीशन की चीफ, EU पार्लियामेंट की चीफ और यूरोपियन काउंसिल की जो प्रेसिडेंट हैं, अगर ये तीनों लोग मिलकर के साइन कर दें तो उस केस में इनको 27 नेशंस का जो मंजूरी है वो लेनी नहीं पड़ती है। मतलब कि जो 3 प्रेसिडेंट्स हैं, उर्सुला वॉन डर लेयन, उसके बाद रॉबर्टा मेट्सोला एंड देन चार्ल्स मिकेल, अगर ये तीनों लोग मिलकर के साइन कर दें उसके बाद बाकी कंट्रीज़ की मंजूरी लेना ऑटोमेटिकली जो है वो रेलेवेंट नहीं रह जाता है। तो ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए यूरोपियन यूनियन ने अब फाइनली जो ये सैंक्शंस हैं इनको इम्पोज कर दिया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो FTA को लेकर बातचीत है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। FTA का जो मेन मकसद होता है, इवन दो FTA 2 कंट्रीज़ के बीच में साइन होता है, लेकिन ये सभी को मालूम है कि अल्टीमेटली यहाँ पे बेनिफिट अगर किसी का होता है तो वो कंपनीज़ का ही होता है। कंट्रीज़ केवल इसको साइन करती हैं। जहाँ एक तरफ हमारी FTA को लेकर बातचीत चल रही है, उसी बीच यूरोपियन यूनियन हमारी कंपनियों को सैंक्शन कर रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। FTA की बातचीत को रिवाइव किए को ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। और जब से FTA की बातचीत को रिवाइव किया गया है, आप खबरें देखिए क्या क्या आती हैं। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन हमारे कुछ सामान के ऊपर टैरिफ बेनिफिट्स को ड्रॉप कर देता है। भाई FTA में टैरिफ बेनिफिट्स को बढ़ाया जाता है या ड्रॉप किया जाता है? तो यूरोपियन यूनियन ने कई सारे इंडिया से आने वाले गुड्स जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी हुआ, हमारे टेक्सटाइल आइटम्स हुए, उनके ऊपर टैरिफ बेनिफिट्स को ड्रॉप कर दिया। और ये तब था जब हमारी बातचीत FTA को लेकर चल रही थी। पिछले साल की खबर देखिए, इंडिया के साथ यूरोपियन यूनियन ने ये करने की कोशिश करी कि उनकी जो फार्मा कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा हो सके, लेकिन इंडिया ने कहा जी नहीं, ये हमारे कानूनों के खिलाफ है। और उनकी जो रिक्वेस्ट थी ड्रग पैटेंट्स को लेकर वो भी इंडिया के द्वारा साफ साफ रिजेक्ट कर दी गई। इतना ही नहीं, एनवायरनमेंट की आड़ में भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा कई बार इस तरह की चीज़ों को पेश करने की कोशिश करी गई है जिसमें कि वो नए नए रूल्स लेकर आ जाते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली हमारी कंपनियों को नुकसान होता है। और कार्बन बॉर्डर टैक्स की कहानी तो आई थिंक हमने इतनी बार डिस्कस कर ली है। और इवन अभी जो WTO चल रहा है या इसके पहले जो UNFCCC की समिट हुई थी, वहाँ पर भी इंडिया ने इन मुद्दों को रेस किया था कि यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है बहुत ही अनफेयर है। स्पेशली हमारी स्टील और एल्यूमिनियम की कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होगी, बिकॉज ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। और अगर यूरोपियन यूनियन इस तरह का कार्बन बॉर्डर टैक्स लेकर आता है तो इसमें डायरेक्टली हमारी कंपनियों को नुकसान होता है। जो भी कदम यूरोपियन यूनियन ड्यूरिंग दिस FTA की बातचीत लेकर आ रहा है वो सारे वो कदम हैं जो कि हमारी कंपनीज़ को अंडरमाइन करते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या इंडिया को यूरोपियन यूनियन के साथ FTA की बातचीत को कंटिन्यू करना चाहिए। पहले तो ये सब हो रहा था, लेकिन अब तो सैंक्शंस को ही लगाना शुरू कर दिया है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन और मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, बिकॉज ये जो सवाल है इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। खैर, जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं वहाँ पर आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए बिटली लिंक पे जाइए। यहाँ पर बाय द वे आपको UPSC नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं और उसके माध्यम से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपको तैयारी शुरू कैसे करनी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।